हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये है डिस्क्लेमर। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीबीटी के बारे में, जो कि है वैलेंस बैंड थ्योरी। उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर और हम फोकस करेंगे जिसमें एस, पी और डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिसको हम एमओटी भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, और लास्टली हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा वीबीटी, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप एंड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे वीबीटी, जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि एटम्स कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, वैलेंस बैंड थ्योरी पॉलिंग और मुलिकिन द्वारा डेवलप की गई थी। ठीक है, तो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय पॉलिंग एंड मुलिकिन। तो ये हमें ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि कैसे केमिकल बॉन्ड्स एटम्स के बीच बनते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड बनता है जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये ओवरलैप इलेक्ट्रॉन को एटम्स के बीच शेयर होने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जो कि है हमारा H2 मॉलिक्यूल, अगर हम इसको कंसिडर करें तो हर हाइड्रोजन एटम में उसके 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है ना कि उसके 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं तो क्या होता है, उनके जो 1s ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब इस ओवरलैप की वजह से क्या होता है, दो न्यूक्लियाई के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ये जो इंक्रीज है, आप इसको बोल सकते हो कि ये एक ग्लू की तरह काम करता है। दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को एक दूसरे के ओर ही क्या करता है, इसको करीब खींचता है और एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है। शॉर्ट में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में है, जो एटम्स को उनके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर एक साथ होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, तो हम केमिकल बॉन्ड के टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो इस बेसिस पर बनते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कैसे ओवरलैप करते हैं। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझने के लिए कि एटम्स कैसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मेनली दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में। तो सिग्मा को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल्स एंड टू एंड या दो न्यूक्लियाई को कनेक्ट करने वाली एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो ये कैसी ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, और जब ये कनेक्ट करने वाली एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, इसी चीज को हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स जो है वो हो सकते हैं एस एस, पी पी या फिर एस पी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस जो है वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब दो s ऑर्बिटल्स डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं या दो p ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं या एक s और p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं, तब एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सिंगल बॉन्ड दो एटम्स के बीच हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ठीक है, अब एक सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लाइन के अलोंग कॉन्सेंट्रेटेड होती है जो दो न्यूक्लियाई को जोड़ती है।
ठीक है, किसके अलोंग कॉन्सेंट्रेटेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लाइन के अलोंग कॉन्सेंट्रेटेड होती है जो दो न्यूक्लियाई को जोड़ती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट लाइकली उस स्पेस में मिलेंगे जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पिक्चर देखो, ये आपको बताएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन, जो भी अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, तो आप देख सकते हो कि कैसे जो ऑर्बिटल्स हैं ये एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम्स के बीच में कंसंट्रेटेड होती है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली एस एस ओवरलैपिंग की बात करूँ तो एस ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तो दो स्फेरिकल एस ऑर्बिटल्स अलग अलग एटम से दो न्यूक्लियाई के बीच की एक्सिस के अलोंग डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं। क्योंकि जो एस ऑर्बिटल्स है वो स्फेरिकल होते हैं, तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो एटम्स के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि, ठीक है, तो ये क्या है हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है एस एस ओवरलैपिंग। जबकि अगर मैं s और p ओवरलैपिंग की बात करूं तो एक एटम एक s ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा एटम एक p ऑर्बिटल करता है। तो p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बल शेप होता है। ठीक है, और दो एटम्स के बीच की एक्सिस के अलोंग ये क्या होता है, ओरिएंटेड होता है। तो जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के एक लोब के साथ एक्सियली ओवरलैप करता है, जिससे फिर से क्या बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे ओवरलैप कर रहा है, अलोंग एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये एक्सियल ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऑर्बिटल्स न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ओवरलैप करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के एटम्स के ठीक बीच में एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो चाहे बॉन्ड दो s ऑर्बिटल से बने हैं या फिर एक s और एक p ऑर्बिटल से, ओवरलैप की जो नेचर होता है वो हमेशा एक्सियल या फिर एंड टू एंड, ठीक है, बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो ओवरलैप का नेचर जो है वो बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा टाइप की बॉन्ड की, तो कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड क्या है, एक पाई बॉन्ड दो p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड से अलग है। सिग्मा बॉन्ड में हमने क्या देखा, उसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड्स क्या करते हैं, ये तो इनकम्प्लीट या लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल्स उस एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप करता है जो दो न्यूक्लियाई को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा p ऑर्बिटल है। तो मैंने क्या बताया था, कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे ये जो दो p ऑर्बिटल्स के लोब हैं ये साइड से ओवरलैप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन्स बनाते हुए। ठीक है, न्यूक्लियाई के प्लेन के ऊपर और नीचे, तो ये न्यूक्लियाई का प्लेन है तो इसके नीचे एक ये ऊपर वाला रीजन हो गया और ये क्या हो गया, नीचे वाला रीजन हो गया। ठीक है, अब बात ये है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो अकेले नहीं बनते हैं, उनके साथ एक सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। तो कहीं भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा तो डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कौन सा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। और वहीं अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल बॉन्ड्स को यूनिक स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज देता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड्स में डायरेक्ट एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड्स में p ऑर्बिटल्स की पैरेलल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिंग ने ये जो कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का ये इंट्रोड्यूस करा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक एटम के अंदर लगभग सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है ताकि इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक नया सेट बन सके। तो ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शेप, एनर्जी और साइज में आइडेंटिकल होते हैं और उनकी वैल्यू उतनी ही होती है जितने ऑर्बिटल्स थे वो मिक्स करे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखी है कि इसमें इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी जो है वो नियरली सेम है। और क्या रिजल्ट होता है? रिजल्ट बनते हैं न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका जो नंबर होता है और जिनका नंबर आइडेंटिकल होता है। ठीक है, नंबर एंड दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, जैसे कि शेप हो गया, एनर्जी हो गया या फिर साइज हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर हम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एटम्स अलग अलग टाइप्स की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम क्या sp2 है। ठीक है, सॉरी, बेरिलियम अगर मैं बात करूं BeCl2 में, तो जो बेरिलियम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp है। वहीं अगर मैं बोरॉन की बात करूं BeCl3 में, तो क्या होता है? sp2 होता है। ठीक है, और वहीं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है, तो BeCl2 में क्या होगा? sp होगा, BeCl3 में sp2 होगा और इन तीनों में क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब बात आती है डी ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट वाले हाइब्रिडाइजेशन की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? dx² - y²। ठीक है, अगर मैं बात करूं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं dz²। और अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक dz² और एक dx² - y²। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स का आपको ये ध्यान रखना है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं। dsp2 में अगर मैं बात करूं dsp2 में, तो कौन से? dx² - y², sp3d में dz² और sp3d2 में ये दोनों dz² और dx² - y²। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की शेप की बात करें, तो मॉलिक्यूल्स का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अगर dz² dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है, तो जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगर dx² - y² dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है, तो उसकी शेप क्या होती है? शेप होती है उसकी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो आपको इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जो है, ये नोट है जो आपको क्या रखना है? ध्यान में ये सारी बातें रखनी है। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की, तो जो एनर्जी होती है 3d ऑर्बिटल्स की, वो कंपेरेबल होती है एनर्जी से 3s और 3p ऑर्बिटल्स के, एज वेल एज और किससे कंपेरेबल होती है? 4s और 4b ऑर्बिटल से। ठीक है, तो 3d ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल 3s और 3p ऑर्बिटल से काफी क्लोज है और 4s और 4p ऑर्बिटल्स की एनर्जी से भी कंपेरेबल है। तो इस एनर्जी में सिमिलैरिटी की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइजेशन 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स के बीच हो सकती है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन 3d 4s और 4p ऑर्बिटल्स में भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एनर्जीज में ये फ्लेक्सिबिलिटी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने देती है, जो बदले में इन एलिमेंट्स से जुड़ते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के अनलाइक, जहां सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल्स जो है वो एक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं?
अब हम कुछ की हाइब्रिडाइजेशन को रिव्यू करते हैं जिसमें s p और d ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और हम उनकी मॉलिक्यूलर शेप के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो टेबल दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो सबको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स और आयंस में s p और d ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन उनकी शेप्स जो है वो डिटरमाइन करती है। अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर प्लेनर के लिए, तो सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है स्क्वायर प्लेनर की, DsP2 होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक D, एक S और दो P ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तभी तो हुआ ना DsP2। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है NiCN4 2- और PtCl4 2-। ठीक है, तो जब आप इनको देखोगे तो इनकी जो शेप आएगी, हाइब्रिडेशन का टाइप आएगा वो आएगा DsP2 और शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, तो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। इसमें क्या होता है, sp3d में एक s, 3p और एक d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल हो गया pf5 या फिर pcl5। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्क्वायर पिरामिडल के बारे में, तो जब एक लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, इसमें क्या है sp3d2 विद वन लोन पेयर। तो जब एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो शेप क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। ठीक है, जिसमें एक s, 3p और दो d ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, BrF5 और IF5। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जिसमें एक s, 3p और दो d ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिसके sf6 हो गया, CrF6 3- या फिर CONS3 6 3+। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑक्टाहेड्रल के। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशंस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। सबसे पहले हम बात करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, जो कि किस में होती है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल PCl5 में। अब अगर मैं बात करूं PCl5 में, तो फॉस्फोरस एटम क्लोरीन एटम्स के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो ये बॉन्ड एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में अरेंज होते हैं। यानी हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पर, एक है एक्सियल बॉन्ड्स और एक है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर हम इनमें देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, कि दो एक्सियल बॉन्ड्स जो हमारे वर्टिकली अलाइंड होते हैं, तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। तो ये देखो, ये फॉस्फोरस है, कितने बॉन्ड्स बना रहा है क्लोरीन के साथ, 5 बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक्सियल बॉन्ड्स है, बाकी ये जो ऐसे है ना, ये हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। तो दो एक्सियल बॉन्ड्स जो हमारे वर्टिकली अलाइंड है, ये इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ना थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स को उनके आसपास के इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि PCl5 में जो दो एक्सियल बॉन्ड्स है वो स्लाइटली इलोंगेटेड है। क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स को सफर करना पड़ता है रिपल्सिव इंटरेक्शन फ्रॉम दिस इक्विवेलेंट बॉन्ड पेयर्स, इसलिए इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के एक्सियल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली पुश करते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से एक्सियल बॉन्ड्स थोड़े इलोंगेटेड हो जाते हैं और रिजल्ट में क्या हो जाता है कि वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में वीकर हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ का डिफरेंस PCl5 को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, खासकर कौन सी पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर।
ठीक है। तो अगर मैं PCl5 का समराइज करूं तो आपको क्या याद रखना है, ध्यान में रखना है कि PCl5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, ज्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शंस की वजह से। ठीक है, तो ये एक्सियल बॉन्ड्स को क्या है, ज्यादा जो है वो रिएक्टिव बनाता है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल PCl5 का। अब अगर हम फर्दर एग्जाम्पल देखें किसका, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, जो हमें मिलता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल में, SF6 में। तो SF6 में सल्फर एटम फ्लोरीन एटम्स के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, इनमें से 4 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स जो हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। तो ये जो 4 बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे से राइट एंगल्स पर अरेंज्ड होते हैं, जो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स की तरफ पॉइंट करते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को ही हम स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बोलते हैं। तो मैंने बताया तो 4 बॉन्ड्स होते हैं सल्फर और फ्लोरीन के, वो सेम प्लेन में होते हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। वहीं बाकी के 2 फ्लोरीन एटम्स इस प्लेन के ऊपर और नीचे पोजिशन किए जाते हैं, जो बाकी 4 फ्लोरीन के प्लेन से राइट एंगल्स पर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा SF6 मॉलिक्यूल। तो देखो सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, जिसमें से जो 4 है ये सेम प्लेन पे है, ये और ये सेम प्लेन पर, और कितने एंगल पे एक दूसरे से, कितने पे है, राइट एंगल्स पे। ठीक है, और जो ये तो 2 F होते हैं ये भी लाई करते हैं एट राइट एंगल्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो जो SF6 है ये क्या है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इस सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से ही SF6 एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिपल्शंस को कम करता है, जिससे ये कम रिएक्टिव हो जाता है। तो इसको अगर मैं समराइज करूं SF6 को, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2, जो कि क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो इसका जो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है और इसमें 4 बॉन्ड्स एक स्क्वायर प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये सिमेट्री जो है वो SF6 को स्टेबल और कम रिएक्टिव बनाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कैसे प्रिडिक्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को एक सेंट्रल एटम की एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कैलकुलेट हम करेंगे इस फॉर्मूले से, जिसमें हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अब हम देखेंगे फॉर प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू हाफ v प्लस m प्लस a माइनस c। अब ये v, m, a और c क्या है, एक एक करके हम वो देखेंगे। तो अगर मैं v की बात करूं तो v सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। ठीक है, तो v क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। m क्या है, m है यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स जो अटैच्ड है। ठीक है, तो मोनोवेलेंट एटम्स का नंबर जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। तो ये एटम्स, ये ऐसे एटम्स हैं जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब सी की बात करूं तो सी यहाँ पे क्या है, चार्ज है किसी भी कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, या बात करें अगर हम यहाँ पे ए की, तो ए यहाँ पे क्या है, ये चार्ज है किसी भी एनायन का जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, M है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड, C कैटायन और A एनायन। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूले में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वो है कि हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते वक्त हम पाई बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं करते हैं। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं जो पाई ऑर्बिटल्स के साइड वेज से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड्स को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डेड पेयर्स है उनको हमेशा काउंट में हम इंक्लूड करते हैं। तो ये मेथड हमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जानकर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और बॉन्डिंग को समझने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि क्या है कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हो तो पाई बॉन्ड को कभी भी अकाउंट में नहीं लेते हो, लेकिन जो लोन पेयर्स है उनको आप हमेशा कंसिडर करते हो।
अब यहाँ पे अगर हम देखें, नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, वेस्पर थ्योरी पे। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी जो थी गैलेप्सी और किसने दी थी, न्याहोम ने दी थी। ठीक है, तो अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो ये थ्योरीज हमें मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, और ये इस बात पर बेस्ड है कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड खुद को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि वो एक दूसरे से जितने हो सके उतना दूर रहें। ठीक है, तो ये जो है ये इनके बीच के रिपल्शन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। अब दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड। ठीक है, कितने तरीके के, दो तरीके के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। पहला क्या होता है, बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो एटम्स के बीच शेयर होते हैं बॉन्ड्स बनाने के लिए। और दूसरा क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिन्हें लोन पेयर्स भी कहते हैं, जो शेयर नहीं होते हैं और ये सेंट्रल एटम पर ही रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और फिर होता है बॉन्ड पेयर के बीच। इसका मतलब है कि लोन पेयर्स एक दूसरे को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, उसके बाद लोन पेयर्स बॉन्डिंग पेयर्स को रिपेल करते हैं, और बॉन्डिंग पेयर्स एक दूसरे को सबसे कम रिपेल करते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ सभी को ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नंबर एक सेंट्रल एटम के अराउंड मॉलिक्यूलर शेप्स और इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को डिटरमाइन करता है। तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बॉन्डिंग पेयर्स में क्लासिफाई करते हैं जो बॉन्ड्स बनाते हैं, और लोन पेयर्स में जो सेंट्रल एटम पर नॉन बॉन्डेड पेयर्स की तरह रहते हैं। ठीक है, तो ये टेबल देखो, ये ओवरऑल ब्रीफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के शेप और हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्डिंग और लोन पेयर के नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब दो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं तो यहाँ पे शेप क्या है, लीनियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, यहाँ पे दो बॉन्डिंग पेयर्स है, शेप क्या है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और इसका एग्जाम्पल क्या है, BeF2। तो BeF2 का शेप क्या होता है, कितना होता है, BeF2 का शेप लीनियर होता है, और इसमें क्या होते हैं, दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि तीन बॉन्ड पेयर्स हैं, तो जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास BF3। तो BF3 क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, अब क्या है, अगर इसमें दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो शेप होती है वो क्या होती है, बेंट। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी क्या, sp2 हुई है। डिफरेंस क्या है, इसमें सारे बॉन्ड पेयर्स थे, लेकिन इसमें दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो इसकी शेप क्या हो गई, बेंट हो गई, और इसका एग्जाम्पल क्या है, SO2 या फिर O3। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जहां पे चार बॉन्डिंग पेयर्स प्रेजेंट है, तो वो शेप होगी टेट्राहेड्रल। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल। अब अगर इसमें एक लोन पेयर आ गया, मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, तो शेप क्या हो गई, पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है, sp3 है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया। वहीं अगर मैं बात करूं कि इसमें एक और लोन पेयर आ गया, मतलब दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 ही है, बट उसकी शेप क्या है, एंगुलर है या फिर वी शेप है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, H2O की। ठीक है, अब अगर हमारे पास 5 बॉन्डिंग पेयर्स है, तो शेप क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। एग्जाम्पल PF5 और PCl5। अभी हमने PCl5 देखा था ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, तो वही एग्जाम्पल है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का। अब अगर एक लोन पेयर आ गया, मतलब 4 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, बट शेप क्या हो गई, सीसॉ। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है SF4। अब अगर इसमें एक और लोन पेयर आ गया, मतलब 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो शेप क्या हो गई, टी शेप्ड। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी वही है, sp3d, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ClF3।
ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि 6 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो हमारी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और एग्जाम्पल क्या है, sf6। ठीक है। अब अगर हमारे पास उसमें एक लोन पेयर आ गया, मतलब 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 और एग्जाम्पल है brf5। वहीं अगर हमारे पास एक और लोन पेयर आ गया, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो हमारी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन तो वही है sp3d2, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, xcf4। और अगर हमारे पास 7 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो हमारी शेप है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे IF7। ठीक है। तो ये आपको ये ओवरऑल ब्रीफ था जो दिखाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि BF5 की हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या होगी, BRF5 की हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या होगी। तो अगर आपको ध्यान में है तो आप तुरंत ये चीजें बता सकते हो। अब हम बात करते हैं MOT की, जो कि है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसे हुंड और मुलिकन ने दिया था। ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है कि दूसरे मॉडल्स के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के बीच के इंडिविजुअल बॉन्ड्स में असाइन करते हैं, ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स को पूरे मॉलिक्यूल्स में सारे न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में मूव करते हुए ट्रीट करती है। ठीक है। तो इस अप्रोच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हैं वो बनते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो पूरे मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो हमारे MO ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये 2 मेन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसकी जो एनर्जी है वो कम होती है और इन्हें जनरली सिग्मा या पाई सिंबल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, ये अगर मैं बात करूं तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लोअर एनर्जी के होते हैं, रिप्रेजेंट करा जाते हैं सिग्मा और पाई से, और ये क्या करते हैं, बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अगर दूसरा टाइप की बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो दूसरा टाइप है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और इनको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, सिग्मा स्टार या पाई स्टार से। यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं दिखाने के लिए कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करते हैं क्योंकि वो बॉन्डिंग को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो याद रखना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के बारे में डिफरेंट स्पीशीज की। तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो ऑर्बिटल्स के फिल करने का ऑर्डर मॉलिक्यूल के टाइप पर डिपेंड करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करती हूँ स्पीशीज जैसे कि O2 और F2 के बारे में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो कन्फिगरेशन का जो सीक्वेंस है वो क्या है, ये सीक्वेंस सबको ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यह है बॉन्डिंग, यह है एंटी बॉन्डिंग। फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px जो बराबर होता है पाई 2py के। फिर आता है इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर आता है सिग्मा 2pz। ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ऑर्डर अगर हम बात करते हैं O2 और F2 जैसे स्पीशीज के लिए। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ स्पीशीज जैसे कि Li2, Be2, B2, C2 या N2, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px और पाई 2py। फिर हम पढ़ते हैं सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर हम बढ़ते हैं सिग्मा स्टार 2pz। तो अंतर देखो क्या है दोनों में, कि इसमें हम सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या है सिग्मा 2pz, बल्कि इसमें क्या है पाई 2px और पाई 2py, फिर हम सिग्मा 2p जो है वो z पढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये चीज है वो सभी को ध्यान में रखनी है। ये कैसे स्पीशीज के लिए है, इन जैसे स्पीशीज के लिए, और O2 और F2 के लिए ऑर्डर क्या है, वो ये है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ बॉन्ड ऑर्डर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया उसको बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमाइन हुआ जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयन का कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का एक मेजर है। इसका फॉर्मूला क्या है, BO इज इक्वल टू NP माइनस Na/2। अब NB क्या है, यहाँ पे NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इनका डिफरेंस लेकर उसको 2 से डिवाइड करो तो बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल को स्टेबल माना जाता है अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव है। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव का मतलब है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है। उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग में वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल स्टेबल है अगर बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग में, इफ दैट इज क्या, जो बॉन्ड ऑर्डर वो पॉजिटिव है, और वो अनस्टेबल है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है नेगेटिव, और उस केस में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कंपेयर टू बॉन्डिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, तो मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, और अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल क्या है, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब है कि वो और मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा और डाया। आपको ना ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है जैसे कि XeF2 मान लो, उसमें आपको पूछा जाएगा बताओ ये पैरा है कि डाई है, तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सबसे पहले उसमें देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो पैरा है, और पेयर्ड है तो डाया है। ठीक है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे दिया जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n+2। ठीक है, और जहां पे क्या है, जहां पे अगर हम बात करें तो BM का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या है, यूनिट है। ठीक है, और n यहाँ पे क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है, आपको कोई भी मॉलिक्यूल देते बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, तो सिंपल पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, फिर इस फॉर्मूले में पुट करो तो आपको आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मिल जाता है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल के एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें क्लोरीन की बात करें तो हालांकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन के सिमिलर है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते अपने लार्जर एटॉमिक साइज के कारण। ठीक है, क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, क्लोरीन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज नाइट्रोजन, बट ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन HF। अब दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच होती है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के होते हैं। यहाँ पे बात करें रखनी है इंटर है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच होती है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के होते हैं, चाहे वो सेम सब्सटेंस के अंदर हो या फिर डिफरेंट सब्सटेंस के बीच हो। ठीक है, बट किसके बीच में होती है, दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पे देखो HF। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल HF का, एक ये मॉलिक्यूल HF का, और एक ये मॉलिक्यूल HF का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये ऑपोजिट पार्शियल चार्जेस एक HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दूसरे के फ्लोरीन की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका फ्लोरीन क्या है, पार्शियली नेगेटिव, इसका हाइड्रोजन क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये एक HF का फ्लोरीन और दूसरे
HF का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ऑपोजिट पार्शियल चार्जेस जो डेवलप होते हैं, तो ये एक HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दूसरे के फ्लोरीन की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन डॉटेड या फिर बोलो डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के बॉइलिंग पॉइंट्स और विस्कोसिटी को ऐसे बॉन्ड्स के बिना सिमिलर मॉलिक्यूल से ज्यादा कर देता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करती है कि ये वोलेटिलिटी को कम करती है और बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम दूसरे टाइप के बॉन्डिंग की बात करें तो दूसरा टाइप क्या है हमारा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि जब OH या NH ग्रुप का हाइड्रोजन नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर ही एक सीडो रिंग या फिर एक चिलेटेड रिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मान सकते हो आप, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जिसमें OH का H नाइट्रो के ऑक्सीजन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं बनाते हैं, इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वोलेटिलिटी को क्या करती है, बढ़ा देती है, इट इंक्रीजेस वोलेटिलिटी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इजीली जो है वो वेपर फेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो नेचुरली क्या है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें इसका जो हाइड्रोजन है वो उस NO2 के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप कंपेयर करो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पैरानाइट्रोफिनॉल से क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल का एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स वाटर में जो है वो कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्या है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर हम फर्दर बात करें कि ऐसे कौन से वेरियस इफेक्ट्स हैं जो अराइज होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ऐसे कौन से इफेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोलर नेचर ऑफ H2O के बारे में, तो जब हम H2O के पोलर नेचर की बात करते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं अपने पोलर नेचर की वजह से, ठीक है। तो हर वाटर मॉलिक्यूल 4 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 उसके हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू और 2 उसके ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क हर वाटर मॉलिक्यूल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या करता है, रिजल्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है और उसका अब नॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सिमिलर साइज के दूसरे मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स को टाइटली टुगेदर रखते हैं, जिससे उनका जो, अगर हम बात करें उनकी सेपरेशन से, जिससे उन्हें सेपरेट और वेपराइज करने में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो यही मैं बात कर रही थी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो आप देखोगे अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, ये O, ये H, ये H, तो इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है, वहीं इस ऑक्सीजन ने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर रखी है। वहीं पे इस वाले वाटर का जो हाइड्रोजन है इसने दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रखी है, वैसे ही इस वाले हाइड्रोजन ने दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। तो यह है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ठीक है। तो इसमें वही चीज लिखा है कि वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज्वाइंट होता है 4 वाटर मॉलिक्यूल से, जिसमें से अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और 2 किसके साथ, ऑक्सीजन एटम्स के साथ। ठीक है। इसीलिए अगर हम बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो जो वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं फर्दर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जब हम देखेंगे कि जब लिक्विड वाटर फ्रीज होकर आइस बनाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को एक स्पेशल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। तो ये अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटे एयर गैप्स बनाता है, जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर से ज्यादा होता है। ठीक है। इसी वजह से आइस जो है वो एक्चुअली जो है वो कम डेंस होता है और वाटर पर फ्लोट करता है। यही वजह है कि आइस लिक्विड वाटर से जो है वो लाइटर होती है। ठीक है। अब अगर एक चीज देखो, तो जैसे ही आइस मेल्ट होती है और वाटर बनाती है तो जो वाटर की जो डेंसिटी है वो बढ़ती है, लेकिन सिर्फ लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पर वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी तक पहुंचता है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से वाटर एक्सपैंड होता है और जो उसकी डेंसिटी है वो फिर से कम हो जाती है। ठीक है। तो चीज ध्यान रखो कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम देखें तो अगर हम बात करें HF की, जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो HF की गैसियस स्टेट में HF मॉलिक्यूल्स कई पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल है HF मॉलिक्यूल का एक पेंटागनल अरेंजमेंट, जहां हर मॉलिक्यूल दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। ये दिखाता है कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स सिर्फ लिक्विड्स में ही नहीं बल्कि गैसेस में भी इंपॉर्टेंट है, जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये वही चीज दी गई है। ठीक है। यहाँ पे गैसियस स्टेट की बात करी गई है HF के बारे में। तो HF मॉलिक्यूल की सिर्फ अलग मोनोमेरिक की, ये जो है HF मॉलिक्यूल, ये अलग मोनोमर्स की तरह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो अक्सर जुड़कर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। देखो कितने सारे HF मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या है, जुड़े हैं। ठीक है। तो एक कॉमन एग्जांपल पेंटागोनल अरेंजमेंट है, जहां 5 HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्ट होते हैं। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये पेंटागोनल नेटवर्क दिखाता है कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बड़े स्टेबल असेंबलीज में ऑर्गेनाइज कर सकती है, इवन गैसेस फेज में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज दिखाई गई है, पेंटागोनल अरेंजमेंट दिखाया गया है HF मॉलिक्यूल का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिया भी है, हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच का जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितना है, 101 पिकोमीटर, बल्कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है वो कितना है, 150 पिकोमीटर। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स के बारे में, जिसमें हम थर्ड टाइप देखेंगे। वो ये है कि गैसियस स्टेट में कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पेयर अप या डाइमराइज होने लगते हैं। इसका मतलब है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अपने OH और कार्बोनिल ग्रुप के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। तो ये जो डाइमर फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, चेंज करता है। कैसे, जैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट को और वेपर प्रेशर को। तो जो डाइमर्स है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स उन्हें टाइटली पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर और HF को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बिहेवियर में गैस फेज में एक रोल भी ये जो है वो प्ले करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो ये है। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या कर रहे हैं, डाइमराइज कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड गैसियस स्टेट में कॉमनली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमराइज करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म जो है वो पेयर अप हो जाते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल COOH, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इससे एक स्टेबल रिंग लाइक डाइमर बनती है। तो इन डाइमर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या है, सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है, जिसके रिजल्ट में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में हायर बॉइलिंग पॉइंट्स या फिर लोअर वेपर प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर्स को स्टेबलाइज करने और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। तो ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो टुगेदर होल्ड रखता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ मेटल, ठीक है। तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल्स को एक मेटल में साथ में जोड़े रखता है। अब इसको दो मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेटल में पॉजिटिव आयंस होते हैं जिन्हें अक्सर पॉजिटिव कर्नल्स कहा जाता है, जो एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में टाइटली सील पैक्ड होते हैं, ठीक है। टाइटली जो है वो पैक्ड होते हैं और ये पॉजिटिव कर्नल्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के सी से घिरे होते हैं जो पूरे मेटल में फ्रीली मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सी ही मेटल्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैल्योबिलिटी, ठीक है। दूसरा था बैंड मॉडल। यहाँ जब एटम्स एक साथ आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सिमिलर होती है वो ओवरलैप करके एनर्जी बैंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे हाई एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड होता है उसे वैलेंस बैंड कहते हैं और नेक्स्ट हायर बैंड जो एम्प्टी होता है उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। तो अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में ये एनर्जी गैप बहुत लार्ज होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलेटर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स में ये बैंड गैप बहुत छोटा होता है जो अलाउ करता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए, स्पेशली जब टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर है वो बढ़ता है, सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती होती है क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इनफ एनर्जी मिलती है वो एनर्जी गैप को क्रॉस करते हैं और कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, जिससे क्या इनेबल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल्स में इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर और फ्री मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है, वाइल्ड बैंड मॉडल्स हमें मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने सीखे उसके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको CSI3 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल CSI3 के लिए सही स्टेटमेंट बताओ। सबसे पहला क्या है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। दूसरा, ये कंटेन करता है CS+ और I3-। दूसरा, ये कंटेन करता है CS3+ और I-। और चौथा है ये कंटेन करता है CS+ I- एंड लैटिस I2 मॉलिक्यूल। तो बताओ इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। तो जब हम इसका सही आंसर देखेंगे, इसकी जो सही स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी, कि कंटेन करता है CS+ और I3- को, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। जब हम बात करते हैं I3- की, तो I3- ये आयन बनता है किससे, आयोडीन के मॉलिक्यूल I2 और एक एक्स्ट्रा आयोडाइड आयन I- के मिलने से। इसका शेप क्या होता है, इसका शेप लीनियर होता है, मतलब जो तीनों आयोडीन्स है वो एक एटम्स, तीनों आयोडीन के एटम्स जो है वो एक सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर शेप इस आयन की प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस के बिहेवियर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वही अगर मैं बात करूं CS की, तो CS+ के बारे में, तो ये एक कैटायन है, यानी इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो CS+ एक एल्कली मेटल कैटायन है जो सीजियम से आता है, जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में होता है। तो एल्कली मेटल कैटायन जैसे CS+
पॉजिटिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और आमतौर पर आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आमतौर पर मॉलिक्यूल स्पीशीज की स्टेबिलिटी का आइडिया देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें H2, Li2 और B2 की, तो इन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इक्वली स्टेबल नहीं होते हैं। तो आपको इनकी स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर बताना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि H2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर B2, फिर Li2। नेक्स्ट ऑप्शन है कि H2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर Li2, फिर B2। नेक्स्ट है Li2 सबसे स्टेबल है, फिर B2, फिर H2, और फिर B2 सबसे स्टेबल है, फिर H2 और फिर Li2। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, तो हम यूज करते हैं MOT का, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जब आप इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना, H2, Li2 और B2 का, सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 आता है, लेकिन फिर भी ये तीनों इक्वली स्टेबल नहीं रहते। अब हमें ये चीज पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा। लेकिन इन तीनों का तो सेम है ना, फिर हम कैसे कंपैरिजन करें? देखो, अगर हम बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कि हम इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बात करो H2 की, तो एक हाइड्रोजन में कितना होता है? एक, तो H2 में कितना हो गया? 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2। अब लिथियम में देखो, लिथियम का कितना है? 3 + 3 6, तो मतलब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। तो देखो 6 भरने हैं, तो 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, हो गए 6। अब बात करो B2 की, B2 का कितना हो गया? 10, 5 + 5 10, हमें भरने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, 10 भरने हैं ना, सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर पाई 2px बराबर है पाई 2py के। तो 10 भरो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमने 10 भर दिए। अब इन तीनों में देखो डिफरेंस क्या है। जो ये स्टार मार्क्ड है वो मैंने क्या बताया था? एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, अब B2 में देखो, B2 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में। इसमें कितने एंटी बॉन्डिंग में? एक भी नहीं है। इसमें 2 प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में, और इसमें कितने हैं? 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में। इसीलिए इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर सबको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें कितना है? बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग है 0, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 2। इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी 2 - 0 कितना है? 2, एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना है? 1, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लिथियम में देखो, बॉन्डिंग में देखो कितने हैं? 4 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 है, तो 4 - 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 आ रहा है। वैसे ही इसका कैलकुलेट करोगे ना, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आ रहा है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि H2, Li2 और B2 की स्टेबिलिटी ऑर्डर जब आप लिखोगे तो जो B2 है वो सबसे कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह लिथियम के पास एंटी बॉन्डिंग में 2 है, और हाइड्रोजन के पास एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है। तो जो H2 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, चाहे इन सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भले ही सेम हो। तो करेक्ट स्टेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा H2, फिर Li2 और लास्ट में क्या है? B2। ठीक है, समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आपको पूछा गया है इन सभी कंपाउंड्स में से स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा? तो H2O, H2S, NH3 और SO2। तो बताओ इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें का सही आंसर है H2S। सोल्यूशन देखो, अब अगर हम बात करें H2S की, तो H2S का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होता है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक साइज बड़ा होता है। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक साइज क्या है? बड़ा, और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से काफी कम होती है। तो बड़े साइज होने के कारण सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड्स सेंट्रल एटम से दूर रहते हैं, जिससे बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो कम रिपल्शन की वजह से जो H
SH बॉन्ड एंगल जो है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होकर छोटा हो जाता है, इसीलिए जो है वो H2S का बॉन्ड एंगल H2 या फिर H2SC के कंपैरिजन में सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 कि आपको ये फॉलोइंग आयोडाइड्स दिए हैं Pi3, AsI3 और SbI3। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से जो बॉन्ड एंगल है वो मैक्सिमम है Pi3 में। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन Pi3 विच इज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फॉस्फोरस, ड्यू टू मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन Pi3, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ड्यू टू मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इन Pi3। Pi3 में ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होता है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम बात करें, फॉस्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दिए गए ऑप्शंस में से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? मतलब है कि जब एक एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को कितनी ज्यादा मजबूती से खींचता है। तो P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से रोकने की क्या होगी? क्षमता होगी। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, खासकर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर्स के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको HF और HF की बॉन्ड्स जो है बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। ठीक है, आपको रेजोनेंस बताना है, रेजोनेंस एनर्जी इन HF मॉलिक्यूल विल बी। तो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है और आपको इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है 142 किलो कैलोरी पर मोल, नेक्स्ट है 66 किलो कैलोरी पर मोल, नेक्स्ट है 72.14 किलो कैलोरी पर मोल, और लास्ट में है 79.26 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 72.14 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो देखो तीनों स्पीशीज की बॉन्ड एनर्जी दी गई है। HH की कितनी दी गई है? 104। ठीक है, FF की 138 और HF की कितनी? 135। तो आपको HF मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी देखनी है। जब हमें रेजोनेंस एनर्जी ढूंढनी होती है तो हम इसके लिए कौन सा सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला ये है रेजोनेंस एनर्जी का। तो सबसे पहले देखो रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल बनाती है, जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से आती है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से आती है। तो अगर हमें बात करना है रेजोनेंस एनर्जी, तो सबसे पहले हम HH और FF बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जिससे हमें दोनों बॉन्ड्स के बीच का एवरेज बॉन्ड एनर्जी मिलता है, और फिर एक्चुअल HF बॉन्ड एनर्जी से इस एवरेज बॉन्ड को हम माइनस करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वही हमारी रेजोनेंस एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब बस फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करो। ठीक है, आपको बॉन्ड एनर्जी HF की कितनी दे रखी है? 135 माइनस अंडर रूट ऑफ H2 104 इंटू 38, तो 104 इंटू 38। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 62.86। ठीक है, जब इसका जब मल्टीप्लाई इसका फाइनली इसका अंडर रूट ले लोगे तब आएगा 62.86, और 135 में से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 72.14 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आपको कुछ स्पीशीज दी गई हैं जिसमें से आपको बताना है कि इनमें से किस में नाइट्रोजन एटम का जो स्टेट है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, NO2, NO3 माइनस, NO2 और NO2 प्लस। तो बताओ किस में नाइट्रोजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है? क्या सही आंसर होगा इसका? देखो सही आंसर है NO2 प्लस। NO2 प्लस में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी। अब यहाँ पे आप सिंपली इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी? NO2 माइनस की, जिसको हम नाइट्राइट आयन बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रीजन्स कितने हैं? 3 है। 3 में से 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। देखो ये 2 बॉन्ड पेयर और एक ये लोन पेयर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रीजन्स है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2 है। शेप क्या है इसका? बेंट या एंगुलर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स होते हैं, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है? sp2 है। और लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ता है, जिससे जो स्ट्रक्चर है वो बेंट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर इसलिए क्या होगा? बेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? NO2 की। तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि एक न्यूट्रल रेडिकल। तो इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन रीजन्स कितने हैं? फिर से 3 है। ठीक है, 2 बॉन्ड्स और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp
NO2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका जो शेप है वो बेंट है, लेकिन जो इसका एंगल होगा वो NO2 से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, NO2 माइनस से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि NO2 में लोन पेयर जो है वो नहीं होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका रिपल्शन लोन पेयर से कम होता है और बेंट शेप, बट जो एंगल है वो लार्जर है NO2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे इनके लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसीलिए इसका जो रिपल्शन होगा वो भी लोन पेयर से क्या होगा? कम होगा। वहीं अगर मैं बात करूं NO3 माइनस की, नाइट्रेट आयन की, तो इलेक्ट्रॉन रीजन इसमें 3 है, तीनों ही बॉन्डिंग रीजन है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 3 इक्विवेलेंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग रीजन है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या है? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। वहीं अगर मैं NO2 प्लस की बात करूं, जो कि नाइट्रोनियम आयन है, तो इलेक्ट्रॉन रीजन्स होते हैं दो बॉन्डिंग रीजन्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp, शेप क्या है? लीनियर। तो नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड्स है और 0 लोन पेयर है, लोन पेयर इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए कितना है ये? इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। और तो आपसे इसमें पूछा गया था कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, तो किसकी होगी? NO2 प्लस की यहाँ पे क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा जो d ऑर्बिटल है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। अब ध्यान करो, जब मैं बता रही थी मैंने नोट में आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। कौन सा होगा? dxy, dzx, dz² और dx² माइनस y²। तो बताओ कौन सा इन्वॉल्व होगा? dz² इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं dz² ऑर्बिटल के बारे में, इसका रोल sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलकर 3 प्लेनर ट्राइंगुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और ये ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होते हैं और इस एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर जो है वो अरेंज होते हैं। बचा हुआ एक p ऑर्बिटल dz² ऑर्बिटल के साथ मिलकर 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स बनाता है, जो इस प्लेन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस पर होते हैं। तो इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, जिसमें 3 प्लेनर ऑर्बिटल्स इक्वेटोरियल प्लेन बनाते हैं और 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स उस प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इन्वॉल्व है? dz²। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।